Hello and welcome to my channel Gyan Dhara Special Education, and I am your educator Rajni Singh, and welcome to all, and I hope you all are good. And आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई होप आपको ये वीडियोस नॉलेजफुल लग रही होंगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में डालें। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है जो हम कवर करने वाले हैं। टुडेज टॉपिक इज़ अर्ली इंटरवेंशन। आज हम पढ़ेंगे अर्ली इंटरवेंशन पर, डेफिनेशंस पढ़ेंगे अर्ली इंटरवेंशन की व्हाट वी अंडरस्टूड बाय अर्ली इंटरवेंशन, देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, इसके रेलेवेंस और उसके मॉडल्स या आपसे टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन कह सकते हैं। तो आज हम अपनी सीरीज में पढ़ेंगे अर्ली इंटरवेंशंस के बारे में। देखो, हमें लास्ट जो टॉपिक था हमारा दैट वाज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिले। तो जब हम डेवलपमेंटल डिले स्क्रीन आउट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे में, एक पर्टिकुलर बच्चे में उसके एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हुए हैं, देन हम क्या करेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने। तो हमारा जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा स्क्रीनिंग के थ्रू होता है। स्क्रीनिंग जो है वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, आपके स्पेशल एजुकेटर्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं। देन हमने स्क्रीन आउट किया, देन हम असेसमेंट करेंगे। हमने पता तो किया कि भाई बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अब उसको एग्जैक्टली जानने के लिए हम असेसमेंट करेंगे। तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ करेंगे। देन हमने डायग्नोस किया। अब हमने जब डायग्नोस कर लिया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम अर्लियर इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को। ठीक है, और ये 0 से 3 ईयर तक मोस्टली अर्ली इंटरवेंशन दिए जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होता है वो बहुत रैपिडली होता है और बहुत नेसेसरी भी है उसका, वो जो डेवलपमेंट और असेंशनल डेवलपमेंट होता है। इसलिए इसी स्टेट ऑफ के अंदर बच्चे को जो है अर्ली इंटरवेंशन दे देने चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एक कोट लिखा है इसका मतलब समझते हैं। Many things can wait, the child cannot. Now is the time his bones are being formed and his mind is being developed. To him we cannot see tomorrow. His name is today. It means, कहने का मतलब है जो बच्चा है वो 0 से 5 ईयर में उसका डेवलपमेंट होता है, और ये जो उसकी फाउंडेशंस हैं, और यहाँ पे फाउंडेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और यही जो स्टार्टिंग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये बच्चे का फ्यूचर लाइफ को एक तरीके से मतलब फाउंडेशन रखते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन वॉल्स जो है यहाँ रखी जाती है। तो एक स्टार्टिंग की डेवलपमेंट है जहाँ पे बच्चे का बोन बीइंग फॉर्म, मतलब यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एरियाज में डेवलपमेंट होता है, माइंड मीन कॉग्निटिव। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। इफ इन दिस स्टेज कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ भी बायोलॉजिकल, कुछ भी डेवलपमेंटल डिलेज होना, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ भी डिलेज आ रहे हैं, बच्चे के उसके एज के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अर्ली आइडेंटिफाई कर देने चाहिए उन प्रॉब्लम्स को जो बच्चों को फेस कर रहा है, स्क्रीन आउट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे का ट्रीटमेंट कल करेंगे, बच्चे को बाद में देखेंगे, नहीं, अभी करना है। अभी के अभी इसलिए करना है क्योंकि ये जो उसके लाइफ के असेंशनल टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो हम बच्चे को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते।
ठीक है, जैसे कि मान लो कि बच्चा है, हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो गया। अब हमें पता चला हियरिंग लॉस स्टेज में हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चे को हियरिंग लॉस है। मान लो कि बच्चे को सुनाई नहीं देता, इसको बोलते रिस्पॉन्स या रिएक्ट नहीं करता, तो हम बच्चे हियरिंग लॉस है। अब हमने लोगों ने मान लो कि जैसे इसका हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बोला उनके जो कान के अंदर एक जो ऑर्गन ऑफ हियर होता है ना, उससे सुनाई देता है, वो डैमेज हो गया मान लो। फिर हमने इम्प्लांटेशन के थ्रू बच्चे का वो जो पार्ट है उसको ठीक कर दिया। देन क्या हुआ, अब बच्चे को प्रॉपरली थोड़ा सुनाई दे रहा है। अब इसकी वजह से क्या है कि बच्चा जो अब जब बच्चे को सुनाई देगा तो उसका स्पीकिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा एज अ नॉर्मल बच्चों की तरह। मान लो कि इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते, कि हमें पता ही नहीं बच्चे को सुनाई दे रहा, 5-6 साल का हो गया, बच्चा स्कूल जाने लग गया, वहाँ पे जाकर टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हम तो कुछ भी बोलते हैं तो सुनता नहीं है, रिप्लाई नहीं देता है। और उनके हम यहाँ पर 11 साल का बच्चा है, हमको यहाँ पता चला तो कितना डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो, तो बच्चा ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं सीख पाएगा। बट हमें यहाँ स्टार्टिंग के मतलब 3 मंथ्स में ही पता चल गया, 4 मंथ्स में ही पता चल गया बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे के पेरेंट्स जब बच्चे से बात करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करा, तो वहीं पे जब वो इतना सेंसिटिव हो गया कि हाँ भाई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, देखना है डॉक्टर के पास, वहीं पे उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये जो डेवलपमेंट ना होने वाला था वो हो जाएगा एज अ नॉर्मल। तो वो भी सारी चीज़ें एक नॉर्मल अकॉर्डिंग टू एज जो उसको सीखनी चाहिए वो सीख पाएगा। तो स्टार्टिंग एज ऑफ चाइल्ड हम बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस एज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो हमें वहाँ पर अवेयर होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ अर्लियर इंटरवेंशन है अकॉर्डिंग टू आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से हर बच्चे को एक इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये राइट वो हमारा जो एक्ट है वो बोलता है। और इसी के अंदर प्रोविजन दे रखा है कि अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है बच्चों का। ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही बात करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन के अंदर और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम बच्चे का, जैसे कि कोई बच्चा माल न्यूट्रेंस है, न्यूट्रेंस की कमी है या कोई डिजीज़ है, तो पहले डिटेक्ट कर लें, जिसकी वजह से उसी समय पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर इंटरवेंशन, प्रॉपर थेरेपी देकर जो प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली उसको रोक सके। और जो हमारा आइडिया आइडिया एक्ट है उसके अंदर भी सेम चीज़ मेंशन है। तो जितने भी एक्ट्स हैं उसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन और आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोविजन है वो मेंशन है। ठीक है। अब सेकेंड चीज़ है स्पेशल फोकस इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसी इन प्रोवाइडिंग अर्लियर इंटरवेंशन। तो स्पेशल फोकस होना चाहिए कि अर्लियर इंटरवेंशन में जो डेफिशिएंसी है ना, उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अब हम जो उसी के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, उसके नीड के हिसाब से। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन टू डेफिनेशंस। हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है अर्ली इंटरवेंशन इज अ टर्म which broadly refer to a wide range of experience and support provided to children's family during pregnancy, infancy and earlier childhood period of development। तो अर्ली इंटरवेंशन एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस कहने का मतलब जो अर्लियर इंटरवेंशन इसके अंदर हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ऑडियोइस्ट हो गए, फिजियोलॉजिस्ट हो गए। तो ये क्या है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं पेरेंट्स को छोड़ के। बट
वो स्क्रीनिंग में तो हेल्प करते ही हैं पेरेंट्स, बाकी चीज़ों में भी। तो ये है हमारे प्रोफेशनल्स, ये सारे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सब जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं चिल्ड्रंस को। वो बच्चा जो जिसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, देन पेरेंट्स, उसकी फैमिलीज, उसके अंदर सारे लोग आ जाएंगे, सिबलिंग्स, उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी बच्चे से इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब। और ये सर्विसेज जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्रोवाइड की जाती है जब बच्चा छोटा होता है, और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जब उसकी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट चल रही है, 0 से 5 मोस्टली, या 0 से 3 की एज में उसका पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो उस एज में जो सर्विसेज एंड सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट्स लोग, दैट इज फॉर अर्लियर इंटरवेंशन। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर देखा, जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन है, यहाँ पे अगर हमारे 9 मंथ तक वाली बात है ना, अब क्या होता है कि 9th मंथ के अंदर पर्टिकुलर चेकअप्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, 2 मंथ में 3 मंथ में जो भी चेकअप्स होते हैं, मेडिकेशन दी जाती हैं। मान लो कि इसी समय किसी का डिटेक्ट कर लिया प्रेगनेंसी के थ्रू कि बच्चों को आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, कि बच्चों को कोई डिसेबिलिटी डेवलप हो सकती है, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये अलग डिटेक्ट ही कर लिया तो क्या होगा कि इसी से बच्चे का मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, कंसल्ट करके कि डॉक्टर बताएंगे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अभी सिर्फ मेडिसिन दे दिया तो आगे जाके सीवियरिटी कम होगी, उसकी इस बीमारी के कम होंगे। तो इस स्टेज में होता है कि बहुत सारी वैक्सीन भी जो मदर को दी जाती है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो बच्चे को। तो ये एक तरीके से अर्लियर इंटरवेंशन ही होता है, तो प्रेगनेंसी भी दिया जाता है, इन्फेंसी बच्चा जब हो जाता है उसके बाद तो बच्चे को भी वैक्सीन दी जाते हैं। बच्चे का मतलब कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, डेवलपमेंट डिले है स्टार्टिंग में, तो उस पर वर्क किया जाता है, और अर्लियर चाइल्डहुड में भी, ठीक है ना। अब है सेकेंड चीज़ है, सेकेंड डेफिनेशन कहता है कि अर्लियर इंटरवेंशन इज अ प्लान प्रोग्राम। अर्लियर इंटरवेंशन एक प्लान प्रोग्राम है जो उसके टाइम और ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है, टू एंटिसिपेट दी प्रोजेक्टेड कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो उसके कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके हिसाब से, मतलब कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कि कौन कौन सा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू उसके एज के हिसाब से चल रहा है, उसी के हिसाब से उसको एक प्लान करके अर्लियर इंटरवेंशन दिया जाता है। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं वो हमारे एज अ प्रिवेंशन के थ्रू स्टार्टिंग में दी जाती है। देन टर्शरी लेवल पर जो हम बात करते हैं उसमें क्योरेबल चीज़ें क्योर करने के लिए दिया जाता है। देन हम लोग बहुत सारे रेडिमल, जैसे कि कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमें बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। देन अल्टरनेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, अब अर्ली स्टेज में हमने डिटेक्ट कर लिया और उसके मान लो कि ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने मान लो कि उसी समय उस बच्चे का इम्प्लांटेशन कर लिया, सर्जरी कर दी। अब मान लो कि हमने अर्ली स्टार्टिंग में डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, टर्शरी सोर्स ऑफ थर्ड लेवल पे हम जाके जब पहुँचे तो बच्चों को हम लोग जैसे कि फिर कान के बाहर मशीन लगाएंगे, क्योंकि इम्प्लांटेशन और सर्जरी तो इम्पॉसिबल है। मान लो कि उसका बोन का जो डैमेज होना था वो हो गया, अब वो ठीक ही नहीं हो सकता, जैसे कि तो अब नहीं हो सकता, तो हम कान के बाहर कोई मशीन लगा सकते हैं तो लगाएंगे, या उसको वो भी काम नहीं करे तो उसको वो लैंग्वेज सिखाएंगे जिससे बच्चा सीख सके, साइन लैंग्वेज ये सब, तो हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो स्टार्टिंग में बच्चे को साइन लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, उससे बेटर चीज़ें हो सकती हैं तो उसको बेटर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो जो अर्ली इंटरवेंशन उसके टाइम और उसके ऑर्डर ऑफ एज और उसके सोर्स ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से दी जाती है, ठीक है ना। अब अर्लियर इंटरवेंशन के अंदर क्या क्या सर्विसेज आती है, अर्लियर इंटरवेंशन के अंदर आता है हमारा रेंज ऑफ हेल्थ केयर आता है, थेरेपिस्ट, सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज फॉर अ यंग चाइल्ड एंड फैमिलीज को दी जाता है। चाइल्ड ग्रो वेरी रैपिडली इन अर्लियर ईयर्स एंड any stimulation at this stage had to promote child optimum growth and development। तो स्टार्टिंग का जो एज होता है ना बच्चे का, अर्लियर ईयर, ये बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, और इसको यहाँ पे जो है ना
बच्चे का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज के अंदर, पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए अर्लियर इंटरवेंशन जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है चाइल्ड के अंदर, फैमिलीज के अंदर, और थ्रू द सर्विसेज ऑफ हेल्थ केयर, थेरेपी, सोशल सर्विस, कल्चर सर्विसेज, ये सब अर्लियर इंटरवेंशन के अंदर फैमिलीज और बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स सेकेंड चांस टू अ चाइल्ड, एक तरीके से सेकेंड चांस दिया जाता है टू रीविजिट द डेवलपमेंटल स्टेज which has been omitted and incomplete। एक तरीके से बच्चे को सेकेंड चांस दिया जा रहा है कि जो उसके डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए, इनकम्प्लीट है, या जो हो ही नहीं पाए, मतलब जो मिसिंग है, उन सबको रिविजिट कर कर वो जो डेवलपमेंट मिसिंग है उसको दोबारा से ठीक करना, ठीक है, इंटरवेन करके उसको ठीक करने के को हम अर्लियर इंटरवेंशंस कहते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्लियर इंटरवेंशन जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्लियर इंटरवेंशन कहता है कि अर्लियर इंटरवेंशन एक ऐसी स्पेशल सर्विसेज हैं जो बच्चे को, टॉडलर्स को, और एट अ रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले, जो सर्विसेज डेवलपमेंटल डिले में दी जाती हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना सर, ये हैं हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी, लैंग्वेज आ गया, कम्युनिकेशन से, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं उसमें क्या क्या हमारे डेवलपमेंटल एरियाज, ठीक है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है फिजिकल। फिजिकल एरिया की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एरिया के अंदर हमारा आता है, कहते हैं, बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस की बात करेंगे, ओरिएंटेशन, और हमारे इसमें मोटर स्किल्स आ गई। अब जो हमने मोटर स्किल्स में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, टू टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर्स। आपकी ग्रॉस मोटर्स की जब हम बात करें तो इसमें हमारे लार्ज मसल्स आते हैं। फाइन मोटर्स की बात करें तो स्मॉल मसल्स आते हैं हमारे, ठीक है। और जो ये आपका डेवलपमेंट है, ये हमारा 2 से 3 ईयर तक बच्चे का कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 2 से 3 साल का बच्चा फाइन और ग्रॉस मोटर्स का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हो जाना चाहिए। अब हम जब इस डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बच्चा हेड टू, उसका जो फुट है वहाँ उसका डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले उसका हेड कंट्रोल बच्चा सीख जाना चाहिए। देन हेड कंट्रोल होगा, राइट एंड लेफ्ट अपनी गर्दन को कंट्रोल कर पा रहा है। देन सिटिंग, जब बच्चा बैठना सीख जाएगा तो बच्चा स्टैंड, खड़ा होना भी सीख जाएगा। खड़ा होना सीखेगा तो बच्चा वॉक करना सीख पाएगा, ठीक है ना। तो ये तो उसके उनके हो गए ग्रोस मोटर्स के एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे फाइन मोटर्स की, जिसके अंदर बच्चा रीच, ग्रिप पकड़ना, देन यहाँ पर आगे हमारे पॉइंट आउट करना चीज़ों को, होल्ड करना, ये सारी चीज़ें हमारे फाइन मोटर्स में आते हैं। ये सारे हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे के ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है इसके अंदर। नाउ सेकेंड इज कॉग्निटिव। हम देखते हैं कॉग्निटिव में कौन कौन से चीज़ें आते हैं। देखो सबसे पहला होता है कॉग्निटिव में होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर मेंटल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर बच्चा थिंक, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होगी, कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी, रीजन,
एंड अंडरस्टैंडिंग एंड देन साथ में व्हाट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट हैपनिंग अराउंड इन। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू हम पियाजे की बात करें जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, उनके हिसाब से उनकी जो स्टेजेस हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में जो उन्होंने बोला कि ये 0 से 2 ईयर तक होती है, इसके अंदर जो होता है ना सेंसरी ऑर्गन, प्योरली सेंसरी लेवल पर जो डेवलपमेंट होते हैं, जिसके अंदर बच्चा, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि कोई बड़ा इंसान बच्चे को देखकर एक फनी फेसेस बनाता है, तो क्या बच्चा उनको देखकर उस चीज़ को मतलब उनके फेस को देखकर स्माइल करता है कि नहीं? ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। रीच एट ऑब्जेक्ट, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको रीच कर पा रहा है कि नहीं, ये 0 से 2 साल 2 साल के तक आ जाता है। देन आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारे 2 से 6 साल के बच्चे के अंदर। तो इस स्टेज में कि बिगनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज into his and her analysis of people and surrounding, and most of the cases logic functioning। अभी इतना लॉजिक फंक्शनिंग नहीं हुई है, बट चीज़ों को पुट टुगेदर, चीज़ों को कंबाइन करके चीज़ें रख सकता है। ठीक है, थर्ड लेवल पर आते हैं हम कॉन्क्रीट स्टेज पे। इन कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है 7 से 11 साल तक, तो इस स्टेज में वो कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होती है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है। प्रोसेस द इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ फेस वैल्यू, जो भी उसके सामने दिया जाता है, जो बोला जाता है, उसके फेस वैल्यू पे बच्चा उस चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, देन फॉर्मल जो स्टेज है, इसकी फोर्थ स्टेज, उसके अंदर तो 12 साल के बाद की है, तो उसमें हमको इतना ध्यान नहीं देना है, बट उसके अंदर क्या होता है, मेंटल एक्टिविटीज़ फंक्शनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो बट जो स्टार्टिंग की एज है सेंसरी और प्री, ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जो अर्लियर इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देन हम पढ़ते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स था, जिसके अंदर बच्चा कॉम्प्रिहेंड्स, न्यूट्रलाइज, मैनिपुलेट द लैंग्वेज, इसके अंदर हमने, ठीक है, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज होते हैं उसके 4 एलिमेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी बच्चे के डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर फॉर्मिंग ऑफ लैंग्वेज, साउंड के थ्रू, फिर धीरे धीरे वर्ड्स को फिक्स करना, 2 वर्ड्स, पहले 1 वर्ड फिर 2 वर्ड्स, फिर देन उसकी मीनिंग निकालना, देन लैंग्वेज को कैसे अप्लाई करना है, वो धीरे धीरे बच्चा उसको सीखने लग जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज, जिसके अंदर हम सोशल इमोशनल की बात करते हैं। सोशल इमोशनल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा आता है कि मतलब बच्चा जो है खुद से और बाहर कैसी चीज़ों को सीखता है, और इमोशनली किस तरीके से वो रेगुलेट करता है पर अपने खुद के इंटरनल इमोशन स्टेट्स को, एंड हाउ ही रीड सोशल क्यूज ऑफ अदर, दूसरों को किस तरीके से वो रीड आउट करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 6 मंथ का बच्चा है, जब उसको कोई स्माइल कर रहा है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को रेसिप्रोक कर रहा है। ठीक है, तो रेसिप्रोक करना सीख जाता है 6 महीने का बच्चा। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 ईयर का, तो बच्चे के लाइक्स और
डिसलाइक्स का जो चीज़ होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। कि जैसे कि इसमें लाइक डिसलाइक अनफैमिलियर और फैमिलियर चीज़ें, जैसे कि जो जिसको वो जानता है ना उसके पास तो बच्चा इजीली चला जाता है, पर जिनको नहीं जानता उनके पास नहीं जाएगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। 2 साल का बच्चा है वो क्या कहते हैं, अपने जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ एंगेज होना शुरू कर देता है, एंगेज खेलना प्ले करना, ठीक है ना। और 3 साल का बच्चा है वो तो सेल्फ अवेयर भी हो जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद का जो है उसके अंदर तो बच्चा स्कूल जाना जब शुरू करेगा, सिंपल सी बात है, वो पीयर्स ग्रुप्स के साथ और इंडिपेंडेंटली भी खेलना स्टार्ट कर देता है। अब हम इसमें एक और स्टेज है फिफ्थ स्किल की, जब हम बात करें तो इसमें आएगा अडेप्टिव। अडेप्टिव स्किल्स होती हैं जो होती हैं हमारे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ के बारे में होती है, जिसके अंदर आप खुद से, जैसे कि आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, और ये सारी चीज़ें से, और सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर के साथ वो प्रोटेक्टेड कौन सी चीज़ें उसको डेंजर है, डेंजरस है, सबसे वो अवेयर होता है। जैसे कि बच्चे को सिंपल 2 से 3 साल के बच्चे को इतना तो पता होता है कि जैसे नाइफ है उसके लिए डेंजर है, हार्मफुल है, उसको नहीं हाथ लगाना, फायर, ये वाले जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंटल एरियाज के अंदर जो ये डेवलपमेंटल स्किल्स हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। तो नहीं डेवलप हो रही है तो हम अर्लियर इंटरवेंशन प्रोवाइड करके इस वाली चीज़ों को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया अर्लियर इंटरवेंशन का। देन हम जानते हैं प्राइमरी रीजंस क्या हैं अर्लियर इंटरवेंशन के। सबसे पहला टू एनहेंस द चाइल्ड्स नॉर्मल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ाना है। देन फैमिली को सपोर्ट देना है और असिस्टेंस टू द फैमिली, जो सोर्सेज हैं वो फैमिलीज को प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा और जो चाइल्ड इससे बेनिफिट हो। A child is considered to be a risk when a child developmental delay। जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिले हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिस्क पाए जाएंगे प्रॉब्लम्स के। तो उसी स्टेट में हमें अर्लियर इंटरवेंशन प्रोवाइड करना होता है बच्चों को, उसकी फैमिली को, जिससे वो उसका बेनिफिट उठा सकें। और इस पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि जो रिसर्चर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जो अर्ली स्टेज होती है, जो अर्ली स्टेज है उसके अंदर जो रेट ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चे की अर्ली एज ऑफ लाइफ में। तो इसलिए उसके स्टार्टिंग ही टाइम में उसको अर्ली इंटरवेन कर दो जब हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। मतलब एक एग्जैक्ट टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के आगे जो होने वाले रिस्क हैं, जो बच्चा मिस ना करे उस अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो उस टाइम में अर्ली इंटरवेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो टाइमिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप किस टाइम पे बच्चे को इंटरवीन कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आल्सो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स सिबलिंग्स। जो पेरेंट्स हैं बच्चे के और जो उसके सिबलिंग्स हैं, अर्ली इंटरवेंशन का उन पर भी बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो फैमिलीज होती हैं वो क्या होते हैं कि बच्चे की डिसेबिलिटीज या कोई डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, ठीक है। एट सम पॉइंट दे फील डिसअपॉइंटेड, तो उन्हें भी दुख होता है कि उनका बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, तो सोशली आइसोलेट फील करते हैं। सोशली आइसोलेट फील करेंगे अपने आप को, हमेशा दुखी रहेंगे तो लोगों के पास तो कम ही जाएंगे। जब वो दुखी रहेंगे तो क्या होगा, उनको एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, दुख होना, एनजाइटी होना, हेल्पलेस फील करना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो अपने बच्चों को हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हैं, कि उन्हें यही नहीं पता कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को ठीक कर सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योर भी नहीं कर सकते हम लोग, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हो गई, इनको हम क्योर नहीं कर पा सकते, बट हम लोग उनकी कंडीशंस को बेटर कर सकते हैं थ्रू अर्ली इंटरवेंशंस के थ्रू, स्पेशल एजुकेशन के थ्रू। हम ऐसे उनको
मतलब टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, तो हम लाइफ को इजी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को हम क्योर नहीं कर सकते। बट ये जब हम उनको इतना भी हेल्प करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो उनका स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वो भी कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से जो पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग्स जो भी हैं, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होगा। किसके लिए? बच्चे के लिए। क्योंकि जो जिस जिस चीज़ से वो परेशान है, गुस्सा है, सम पॉइंट कहीं ना कहीं उस सोच से भी तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सा, नेगेटिव होते होंगे ना वो। तो उससे भी उनका एक पॉजिटिव अप्रोच बच्चे के लिए डेवलप होगी। जब ये पॉजिटिव अप्रोच बच्चे के लिए डेवलप होगी, तो बच्चे की भी एक पॉजिटिव ग्रोथ होगी, ठीक है ना। और अर्लियर इंटरवेंशन का बड़े स्केल पर बात करें तो सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है इससे। क्योंकि सोसाइटी से ये बेनिफिट ये होता है कि ये जो फैमिली है, बच्चा है, वो एक सोसाइटी पर डिपेंडेंट नहीं होता। कि जब उसको बेटर इंटरवेंशन मिलता है, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना। और एजुकेशन जब उनको मिलती है, प्रॉपर डेवलपमेंट इंश्योर होता है, तो डिपेंडेंसी अपॉन सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो कम हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, जो फैमिली है, वो कोप अप की जो उनकी स्किल्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। और बच्चा भी एलिजिबल हो जाता है कि वो एक एम्प्लॉय कर सकता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सोसाइटी को बेनिफिट दे सकता है, अपने फैमिली को बेनिफिट दे सकता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ऑल दीज आर दी कि फैमिली किस तरीके से, सोसाइटी और खुद बच्चा किस तरीके से अर्लियर इंटरवेंशन से इफेक्ट होता है, उसको बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। नाउ वी स्टडी, हम पढ़ेंगे इसमें कि मॉडल्स ऑफ अर्लियर इंटरवेंशंस, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशंस। अब मॉडल ऑफ अर्ली इंटरवेंशंस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक तरीके से टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो अर्ली इंटरवेंशंस के अंदर दी जाती है, जैसे कि होम बेस्ड, ठीक है। सेकेंड हो गई हमारी सेंटर बेस्ड, देन थर्ड हो गई कंबाइंड, जिसके अंदर कंबाइंड दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ दी जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, मॉडल्स ऑफ अर्लियर इंटरवेंशंस जो है, इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, अर्लियर इंटरवेंशन जो होता है एक प्लान और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और जो उसको रिस्क होने वाले हैं उसको कम करने के लिए। तो अर्लियर इंटरवेंशन का फोकस कब कौन से एज से होता है? बर्थ से 6 साल के बच्चे तक, 6 साल का बच्चा है वहाँ तक मेनली फोकस इस एज पर होता है, क्योंकि ये बहुत रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एज होता है ना। एम ऑफ अर्लियर इंटरवेंशन तो आपने पढ़ा है कि जो हमारे डिफरेंट एरियाज हैं, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, बिहेवियर, इमोशनल, सोशल एरियाज, ये डेवलपमेंटल एरियाज हैं, इसका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए इस एरियाज के अंदर, इसलिए। और इसका और सेकेंड पॉइंट है कि मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े बच्चे के इम्पेयरमेंट पे, बच्चे पर, उसके फैमिलीज पर, डिसेबिलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, ठीक है ना। और प्रोवाइड अप्रोप्रिएट चीज़ें बच्चे को, जो डिसेबल बच्चा है उसको अप्रोप्रिएट एजुकेशन, थेरेपी प्रोवाइड की जाए पर प्रॉपर टाइम पे, और फैमिली को सपोर्ट, गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये सारे तो एम है अर्लियर इंटरवेंशन के, ठीक है ना। अब अर्लियर इंटरवेंशन जो सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे कि डायरेक्ट में हो गया आपके हमारे प्रोफेशनल टीम्स हो गए, जैसे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर। इनडायरेक्ट में होता है जैसे कि हमारे पेरेंट्स, केयर गिवर्स, ठीक है ना, जो होम पे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गए आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अर्लियर इंटरवेंशन। और सेकेंड चीज़ होती है होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड। होम बेस्ड जो घर पे दी जाती है, सेंटर बेस्ड जो, जैसे कि सेंटर बेस्ड है ना, गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। नाउ वी स्टडी होम बेस्ड इंटरवेंशन क्या होता है। देखो, कॉमनली जो होम बेस्ड इंटरवेंशन होते हैं वो बच्चे को उसके फैमिली मेम्बर्स एट होम, मतलब घर पे ही प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्टीज इंटरवेनर होते हैं, वो
बच्चे के घर पर आते हैं, फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, उनके मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो डेली रूटीन है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो पूरा फैमिली का डेली रूटीन क्या है, उनकी डेली प्रैक्टिस क्या है, उनका कल्चर क्या है। क्योंकि हर एक बच्चे का जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है, हमारे कंट्री में तो वैसे इतनी डाइवर्सिटी है, तो हर एक का जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि कोई हिंदू फैमिली है तो उनका जो प्रैक्टिस होंगी घर में पूजा पाठ की वो अलग होंगी, और बाकी एक्टिविटीज़ भी, यहाँ तक कि खाना बनाने की चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। तो उनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, तो उनको फॉलो करके, उनको देख कर, उनको अंडरस्टैंड करके, और उनके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन देख के, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका बच्चे का बैक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और फैमिली का बैकग्राउंड को समझ कर, और बच्चे के स्ट्रेंथ और नीड्स को अंडरस्टैंड करके उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करता है, देन वो हेल्प देते हैं। तो होम बेस्ड में मोस्टली जो होता है वो मेडिकल हेल्प दी जाती है, जिसके अंदर जो इंटरवेनर होता है वो क्या करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और यदि उसे आगे जाके और रेफरल चाहिए तो वो सेंटर तक के लिए भेजने का भी रेफरल दे देते हैं। बट मोस्टली तो बच्चा जो होता है वो मेडिकल नीड्स यहाँ पर उनको दी जाती है, इंटरवेनर फॉलोअप भी करते हैं, और ये टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन दे सकें, फैमिली को गाइड करते हैं कि कैसे कैसे उनको ट्रेन करना है बच्चों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फैमिली एंड इट्स इन्वायरमेंट, बच्चे का फैमिली इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके मेडिकल इंटरवेंशन देके, यदि बच्चे को नीड है तो सूटेबल मतलब उसको एप्लीकेंट्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करके, यहाँ पे ट्रेनर का मेन फोकस होता है उसके ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स पर। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनर आता है और पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, एक प्लान बनाते हैं एक्टिविटीज़ का, ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने बच्चे को करानी है, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ बता जाते हैं, और सूटेबल बच्चे की नीड के हिसाब से फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो उनको बाद में ट्रेन करते हैं, वो डेमोस्ट्रेट करके चले जाते हैं फैमिली मेम्बर्स को, और देन फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर उनको बाद में सिखाते रहते हैं। तो taught the parents how various training activities with children and trainer make period visits, मतलब जो विजिटर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं बच्चे का प्रोग्रेस, कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, अब कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके प्रॉब्लम के हिसाब से। तो जो भी विजिट होता है ये हो सकता है कि 3 टाइम्स अ वीक, डिपेंड करता है कि फैमिली कितना म्यूचुअली कंसर्न के हिसाब से, कि कितना फैमिली अंडरस्टैंडेबल है, कितना वो टाइम दे पा रहे हैं उनको, तो उसी के हिसाब से उनका जो विजिट होता है ट्रेनर्स का, उस हिसाब से ट्रेनर्स विजिट सकते हैं। ट्रेनर्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं एक सिंपल फॉर्म में, जिसके अंदर वो क्या क्या असेसमेंट्स दे रहे हैं, क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं, बच्चे की प्रोग्रेस क्या हो रही है, और कितना विजिट किया उन्होंने, अब क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं। तो इसके अंदर पूरे होम बेस्ड इंटरवेंशन के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और होम बेस्ड इंटरवेंशन जो होता है उसके अंदर प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं ना वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे डेडिकेशन मोटिवेशन पेरेंट्स पे ही बेस्ड होता है। क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं वो तो सिर्फ आकर पेरेंट्स को सिखा के जाते हैं, पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि एक सेलिब्रम पाल्सी का कोई बच्चा है, ठीक है, अब पेरेंट्स को किस तरीके से मतलब बच्चे के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, जो भी बच्चे की नीड्स है ना उसके हिसाब से वो एक्टिविटी सिखा जाएंगे। अब पेरेंट्स का काम होता है उस बच्चे को जैसे ट्रेनर ने सिखाया है उस तरीके से ट्रेन करना, क्योंकि जैसे कि हमें ट्रेनर नहीं सिखाएंगे तो हमें कैसे पता होगा कि बच्चे को किस तरीके से बैठा के सिखाना करना है, क्योंकि बच्चा नॉर्मली चेयर पर बैठ भी नहीं पाता, कि सपोर्ट भी नहीं होता। तो वो लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखा के जाते हैं कि आप इन्हें ऐसे दिखाइए, मतलब कुछ ऐसे टूल्स हैं तो बांध के बच्चों को ना हाथ को थोड़ा सा ढीला सा, जिससे उनका बैलेंस बना रहे, सीधे बैठे रहें, फिर देन उसको धीरे धीरे सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को सिखाते हैं, देन पेरेंट्स इन सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, और उसके फिर देन बच्चों को सिखाते हैं। तो पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जो पेरेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटीज़ में, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं ना वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, और साथ साथ में उस बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इसलिए इसलिए जब वो उनके पास जाएंगे, बच्चों के पास,
इनके अंदर इन्वॉल्व होंगे और उनकी प्रोग्रेस भी देखेंगे तो वो बहुत सेंसिटिव भी हो जाएंगे उनके लिए, उनका एटीट्यूड जो है उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही जो उसके अंदर ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है इसके अंदर, जिससे वो ब्रदर सिस्टर्स भी जो हैं उसके भाई बहन भी अपने अपने जो भाई बहन है जो सफ़र कर रहा है, जो डिसेबिलिटी है जिसको, उसको अंडरस्टैंड करे, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सफरिंग है उसको भी समझ सकें वो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए होम इंटरवेंशन होता है, ठीक है ना। और होम इंटरवेंशन ये कॉन्सेप्ट है। अब सेकेंड है सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये सेंटर पे जाके दी जाती है, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को सेंटर पे लेके जाते हैं, वो एनजीओ हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है कोई, ठीक है ना, प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। बट इस सेंटर के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, या फिजिशियंस हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं। चिल्ड्रन ट्रेन द पेरेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, अटेंड द चिल्ड्रन एंड ट्रेन द पेरेंट्स, बच्चों को अटेंड करते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, और केयर गिवर्स जो आते हैं उनको टास्क देते हैं कि ये टास्क है और घर पे जाके कीजिए। और यहाँ पे भी वो लोग देखते हैं टाइप ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में तो जैसे कि स्पेशल एजुकेटर हैं तो यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग आउट करके बच्चों को उसकी नीड के हिसाब से जो जो उनको सिखाना चाहिए तो वो यहाँ पे सिखाते हैं। तो दे आर द थ्री वेज इन द एक्सपर्ट, जिस तरीके से सेंटर पे थ्री टाइप्स in which expert team at the center may interact with parents and children। पहला हो गया जैसे कि each parents of the expert team meet the parents and children, each member of the expert, जैसे कि हर एक member of expert, जैसे कि पहले डॉक्टर है पूरे फैमिली और पेरेंट्स से मिलेगा, सेकेंड देन स्पेशल एजुकेटर मिलेगा। तो एक तो ये तरीका होगा कि एक एक एक्सपर्ट आके मिलता है। दूसरा तरीका होगा कि टीम ऑफ एक्सपर्ट को कलेक्टिवली ही जाके एक बार मिला है, एक कलेक्टिव डिस्कशन कर लें सब, जिसमें पेरेंट्स हो, एक बच्चा हो, पूरे पूरे एक्सपर्ट हो, बैठ कर बात कर लें। एक ये तरीका है। थर्ड थर्ड वे है कि पहले खुद ही एक्सपर्ट ही लोग हैं, डिस्कस कर लें कि क्या क्या प्रोग्राम देना है इस बच्चे को, क्या क्या प्लानिंग करनी है। फिर उनमें से एक एक्सपर्ट जाके बच्चे और फैमिली से इंटरेक्ट कर लें, क्या ना। तो यहाँ पे ये एक वे है इंटरेक्शन का। तो ऑल दीज वे कभी कभी कंबाइन करके भी कर सकते हैं। तो इसमें मेनली इनकी क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये तो होम बेस्ड हो गया, एक सेंटर बेस्ड हो गया। और थर्ड वाले में जब हमने कंबाइन पढ़ा था इसमें दोनों, कि बच्चा जो है वो वहाँ पे भी जा सकता है, मतलब सेंटर पे भी उसको लेके जा सकते हैं, और कभी कभी या घर पे भी। तो डिपेंड करता है इसकी लोकेशन क्या है, बच्चा कितना दूर रहता है, कितना पास रहता है उनका, है ना, वो और कितने फैमिली अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो अब लास्ट पढ़ते हैं एम ऑफ अर्लियर इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। अर्लियर इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हो गए जैसे कि इन्फेंट एट रिस्क। अर्लियर इंटरवेंशन को जो बच्चा है उसके जो रिस्क है उसको रोकने के लिए, डेवलपमेंटल डिले के रिस्क को रोकने के लिए इंटरवेंशन दिया जाता है। एक नॉर्मल डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, और बच्चा नई नई बिहेवियर पैटर्न स्किल्स एक्वायर कर सके, सीख सके, इसके अंडर अर्लियर इंटरवेंशन दिया जाता है। और बच्चों को इंडिपेंडेंट फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अंडर अर्लियर इंटरवेंशन दिया जाता है। अर्लियर डिटेक्ट और प्रिवेंशन किए जाते हैं कि मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ हैंडीकैप कंडीशंस, और जो इफेक्ट है उसके जो कंडीशंस के इफेक्ट है वो कम से कम हो बच्चे के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये कोस्ट इफेक्टिव होता है। सोशल साइको सोशल सपोर्ट ऑफ फैमिलीज। तो ऑल दीज आर द एम्स ऑफ अर्लियर इंटरवेंशन। तो अर्लियर इंटरवेंशन में सबसे पहले पढ़ा हमने डेफिनेशन कि अर्लियर इंटरवेंशन क्या होता है, देन उसकी कॉन्सेप्ट, देन उसकी नीड क्यों है, क्या तो मॉडल्स पढ़े हमने अर्लियर इंटरवेंशन के, देन उसके एम्स पढ़े। ये सारे अर्लियर इंटरवेंशन ये अर्लियर इंटरवेंशन के बारे में है।
तो आज के लिए इतना ही। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या ये सारे हैं क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली नाउ। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। और ये हमारा चैनल है ज्ञान धारा स्पेशल एजुकेशन। एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।